आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक थ्रिलर सुपर एक्शन मूवी को। 2018 की एक शाम फिलिपाइन में एक लड़का जख्मी हालत में भाग रहा है। इसे बेरहमी से मारा गया है। वो लड़का भागते हुए लोगों से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई भी इसकी मदद को नहीं आता क्योंकि कुछ गुंडे इसका पीछा कर रहे हैं। फिर इसे एक मोड़ पर पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस की गाड़ी मिलती है। ये पुलिस वालों से मदद मांगता है। ये कहता है कि साहिब, ये लोग बहुत बुरे हैं, ये गैर कानूनी धंधा करते हैं। ये देखिए मेरे पास पेन ड्राइव, इसमें इनके खिलाफ सारे सबूत हैं। ये गुंडे पुलिस को देखकर थोड़ा दूर रुक जाते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर इनमें से एक आदमी को अपनी तरफ बुलाता है। इसी दौरान एक गाड़ी इनके पास आके रुकती है। एक आदमी वहां से निकलता है। वो धीमे से पुलिस वालों की तरफ जाने लगता है और इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर्स कुछ समझ पाते, वो अचानक से अपने चाकू से वार करता है और दोनों पुलिस ऑफिसर्स को ढेर कर देता है। इसके बाद वो आदमी यही चाकू उस लड़के के दिल में घोंप देता है, जिससे लड़का नीचे गिर जाता है और वो बेरहम गैंगस्टर इस मरते हुए लड़के के मुंह पर ठोकर मारकर इसे नीचे गिरा देता है। फिर वो अपने आदमियों की लापरवाही पर इन्हें घूरता है। यहाँ इस गैंगस्टर का राइट हैंड वहाँ से पेन ड्राइव को उठाता है और ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कोरिया में, जहाँ कुछ लड़के एक दीवार के सुराख में ड्रग्स छुपा रहे होते हैं, लेकिन तभी अंडर कवर एजेंट्स आकर इन्हें पकड़ लेते हैं। इनका एक तीसरा साथी बाइक पर भागने लगता है। ये लड़का पूरी रफ्तार से बाइक दौड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका बाइक तो 1 इंच भी हिल नहीं रहा। दरअसल ये एंट्री है हमारे बॉस मिस्टर सियोक की, जिसके ताकतवर बाजू के सामने इस स्पोर्ट्स बाइक का इंजन फेल हो चुका है। हीरो सियोक इस लड़के को मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, बंद कर इसको। इसके बाद इन लड़कों की मदद से वो ड्रग डीलर्स के मेन अड्डे पर पहुंचते हैं। एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर इन्होंने अपना अड्डा खोल रखा होता है। ये ऑफिसर्स अचानक से दरवाजा खोलते हैं और अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन ये क्या, अंदर तो एक और लोहे का मजबूत गेट है। सियोक उन बदमाशों को दरवाजा खोलने का कहता है, लेकिन वो आगे से सियोक को चिढ़ाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और जल्द से जल्द उन ड्रग्स को वेस्ट करने लगते हैं। वो इसे टॉयलेट में बहाने की कोशिश करते हैं और अपने यहाँ मौजूद मोबाइल्स को ओवन में डालकर पिघलाने लगते हैं। अब सियोक के साथी ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें तो इस दरवाजे को खोलने के लिए कुछ औजार चाहिए। सियोक अपने साथियों को पीछे हटने का कहता है मुझे ट्राई करने दो, और वो इस दरवाजे को जोर जोर से हिलाने लगता है। आखिर कुछ देर बाद दरवाजा उखड़ने लगता है। जी हाँ, मिस्टर सियोक अपनी ताकत से इस दरवाजे को उखाड़ फेंकता है और अब यहाँ भारी भरकम मुक्कों से इन बदमाशों की धुलाई शुरू हो जाती है। यहाँ इन पुलिस ऑफिसर्स को एक और बात पता चलती है। दरअसल ये लोग अपनी ड्रग्स को सेल करने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल करते थे। इनके कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर करते थे और इनके रखे हुए डिलीवरी बॉयज इस ड्रग्स को यहाँ से लेकर कस्टमर तक पहुँचाते थे। मिस्टर सियोक अपने ऑफिसर्स को इस ऐप के डेवलपर का पता लगाने का कहता है। इसके बाद सबूतों को इकट्ठा करके वो इन आदमियों को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और थोड़ा इंतजार करते हैं। अब जो डिलीवरी बॉय यहाँ आ रहा था, उन्हें भी एक एक चमांटा लगाकर वो इनके साथ रख लेते हैं और इन्हें लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। अब ये लोग रात के वक्त डिनर के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। इस रेस्टोरेंट की लेडी मिस्टर सियोक और इसके दोस्तों को अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने पर शुक्रिया अदा करती है। सियोक कहता है कि आपका खाना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम बार बार यहाँ आते हैं। सियोक अपने साथियों को बताता है कि ये औरत अकेले इस रेस्टोरेंट को चलाती है और साथ में एक बच्ची की परवरिश भी कर रही है। वो इसकी बेटी को बुलाकर इसे कुछ पैसे देता है और इसे कहता है कि अपनी माँ को ना बताना और इन पैसों से अपने लिए कुछ खरीद लेना। यानी मिस्टर सियोक एक ताकतवर जवान होने के साथ साथ एक खूबसूरत दिल का मालिक भी है। यहाँ इसका एक साथी बताता है कि उस ऐप डेवलपर का पता चल गया है। वो एक लड़का जोए था, जिसका कुछ दिन पहले फिलिपाइन में मर्डर हो गया है। उसकी बॉडी को वापस कोरिया लाया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मौत की असल वजह क्या थी। अगले दिन सियोक अपने एक ऑफिसर के साथ हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर बताती है कि जोए की मौत इसके दिल में चाकू लगने से हुई है। वहाँ जोए की माँ मिस्टर सियोक से कहती है कि मेरा बेटा फिलिपाइन में काम करने गया था और पैसा कमाने गया था। वो एक काबिल लड़का था, इसे किसी ने क्यों मार दिया? सियोक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो इसकी माँ से कहता है कि हम जल्द कातिल को ढूंढ लेंगे और उसे एक बुरे अंजाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ कोरिया में डोंग नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ एक बिजनेस आइडिया को डिस्कस कर रहा होता है। दरअसल यही वो आदमी है जो हर बिजनेस को इलीगल वे में करता है, जिससे वो कई गुना ज्यादा पैसा बनाता है और फिलिपाइन में मौजूद वो गैंगस्टर बेग भी इसी के लिए काम कर रहा है। इसके बाद फिलिपाइन में एक कैसीनो को दिखाया जाता है। यहाँ बेग का खास आदमी एक कमरे में जाता है जहाँ कुछ ज़हीन प्रोग्रामर्स काम कर रहे होते हैं। इन्हें देख के लगता है कि इनसे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा है। ये एक कैसीनो और कई दूसरे ऑनलाइन कामों को मैनेज करते हैं। बेग का खास आदमी इनसे कहता है कि सब अपना काम ठीक से करते रहो और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो जानते हो ना जोए का क्या हाल हुआ था। इसके बाद वो आदमी इनसे एक डॉक्यूमेंट लेता है और इसे लेकर बेग के पास चला जाता है। दरअसल ये किसी दूसरे कैसीनो की लोकेशन थी
जिसे उन प्रोग्रामर्स ने ढूंढ लिया था। बेग अपने खास आदमी से बात करता है। वो कहता है कि मैं डोंग के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा शेयर ठीक से नहीं दे रहा। इसका साथी कहता है कि हाँ, डोंग अपने वादों से मुकर रहा है। इसके बाद बेग अपने बदमाशों के साथ उस ऑनलाइन कैसीनो के दफ्तर की तरफ जाने लगता है, जिसकी लोकेशन इसके आईडी बॉयज ने इसे दी थी। दरअसल ये लोग अपने एरिया में किसी भी दूसरे ऑनलाइन कैसीनो को नहीं चलने देते। जैसे ही कोई नया कैसीनो इस एरिया में खुलता है तो ये लोग उसकी लोकेशन का पता लगाकर वहां पहुंच जाते हैं और उस कैसीनो के ऑफिस को तोड़ फोड़ कर खंडर बना देते हैं। इसके बाद वो वहां के सर्वर्स का डाटा चुरा कर अपने आईटी बॉयज को देते हैं। इनके ये आईडी बॉयज दूसरे कैसीनो के कस्टमर्स को भी अपने कैसीनो में रजिस्टर करवा लेते हैं। बेग अपना काम पूरा करने के बाद डोंग को कॉल करता है और इसे कहता है कि आज मैं लाखों नए कस्टमर कैसीनो में लेकर आया हूँ। अगर अभी भी तुमने मेरा शेयर ना बढ़ाया तो फिर मैं अपना हिस्सा लेना जानता हूँ। लेकिन डोंग इसकी धमकी को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लेता। यहाँ कोरिया में मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की मदद से पुलिस इस कैसीनो का पता लगा लेती है जिसके लिए जोए काम करता था। लेकिन ये लोग इस कैसीनो के ऑफिस और लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि बेग के आईडी बॉयज ने वेबसाइट और ऑफिस की लोकेशन को बहुत सिक्योर बना रखा था। जब ये लोग कैसीनो में रजिस्टर होने की कोशिश करते हैं तो यहाँ एक भारी रकम मांगी जाती है, और इतना ही नहीं, एक ऐसे शख्स का इन्विटेशन भी चाहिए जो पहले से इस कैसीनो का रजिस्टर्ड मेंबर हो। अब ये लोग एक ऐसे आदमी को तलाश करते हैं जो कि पहले ऑनलाइन कैसीनो चलाता था। इसका नाम ज़ैंग था और ये मिस्टर सियोक को पहले से जानता था। सियोक इसे अपने साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में ले जाता है। ज़ैंग इन्हें बताता है कि मैंने फिलिपाइन में एक ऑनलाइन कैसीनो चलाने की कोशिश की थी। वहाँ कुछ लोग स्मार्ट आईटी एक्सपर्ट को किडनैप कर लेते हैं और इनसे जबरदस्ती अपना काम लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सब कुछ लीगल तरीके से किया। कुछ एम्प्लॉयज हायर किए, एक ऑफिस सेट किया, लेकिन कुछ ही दिन में एक बदमाश गैंग न जाने कहां से आया और मेरे बिजनेस को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं तो मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकला। सियोक उसे कहता है कि मेरे भाई, अपना दुखड़ा सुनाना बंद कर और मुझे इस ऑनलाइन कैसीनो के बारे में कुछ बता। ज़ैंग कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या करते रहते हो? क्या इन कामों के लिए तुम्हें मेरे जैसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है? ज़ैंग बताता है कि एम्परर्स नाम का यह फिलिपाइन का सबसे बड़ा ऑनलाइन कैसीनो है, लेकिन इसका लिंक ढूंढने के लिए हमें यहाँ कोरिया के कैसीनो में जाना पड़ेगा। मिस्टर सियोक ज़ैंग को भी अपने साथ आने का कहता है। अब ज़ैंग एक लड़की के साथ अंदर जाता है और एक रईस की तरह से एक्टिंग करता है। सियोक इनके साथ बाहर एक गाड़ी से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड होता है। ज़ैंग यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता है। वो कहता है कि ये कैसीनो मेरे लेवल का नहीं है। फिर वो यहाँ अपनी सारी रकम से एक बड़ी शर्त खेलता है, लेकिन हार जाता है। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ी बेफिक्री से टेबल से उठकर विस्की ऑर्डर करता है। आखिर एम्परर्स कैसीनो का एक एजेंट, जो इसे बहुत अमीर आदमी समझ बैठा था, वो इसके पास आ ही जाता है। वो इसे कहता है कि सर, मैं आपके लेवल का एक कैसीनो आपको बता सकता हूँ, और इसे लेकर एक अलग कमरे में चला जाता है। यहाँ वो इसे वही वेबसाइट खोल के दिखाता है। एजेंट बताता है कि यहाँ रजिस्टर होने के लिए आपको 10 लाख अदा करने होंगे। अब ज़ैंग यहाँ बेवकूफ़ी कर बैठता है। वो इस एजेंट के सामने ही ब्लूटूथ में सियोक को कहता है कि भाई 10 लाख पे कर पाओगे क्या? एजेंट समझ जाता है कि वो ट्रैप हो गया है। वो यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन बाहर सियोक और इसके साथी तैयार थे। वो इसे मार पीट कर हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठा लेते हैं। सियोक इस एजेंट से एम्परर्स कैसीनो की लोकेशन का पूछता है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता। सियोक इसे कहता है कि बाहर इस शख्स को देख रहे हो ना, ये एक सीरियल किलर है। ये तुम्हारा हाथ काट देगा या कान काट देगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे ठीक तरीके से नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें इसके हवाले कर दूंगा। यहाँ वो एजेंट बेचारा घबरा जाता है। वो बताता है कि मैं जिस आदमी के लिए काम करता हूँ वो उस वेबसाइट के मालिक को जानता है। मैं तो सिर्फ एक सेल्स एजेंट हूँ। मैं वेबसाइट के लिए नए कस्टमर रजिस्टर करवाता हूँ और अपने हिस्से का कमीशन लेता हूँ। इससे ज्यादा मेरा उस वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं। अब सियोक अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पर उस आदमी को पकड़ने जाता है जिसके बारे में उस सेल्स एजेंट ने इसे बताया था। वो आदमी किसी दूसरे कंट्री से वापस कोरिया आ रहा था। यहाँ बेग भी बिन बुलाए मेहमान की तरह बिजनेसमैन डोंग के साथ अपना कमीशन वाला मसला सॉल्व करने के लिए कोरिया आ चुका था और उसने भी इसी एयरपोर्ट पर लैंड किया था। बेग यहाँ इंस्पेक्टर सियोक के पास से गुजर जाता है, लेकिन सियोक तो अभी अपने आखिरी शिकार को पहचानता भी नहीं। वो सेल्स एजेंट के बताए हुए आदमी का पीछा करते हुए एक क्लॉथ स्टोर के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ 2 ऑफिसर्स अंदर जाते हैं और इस आदमी का पूछते हैं, लेकिन वो आदमी वहां से भाग निकलता है और चोर दरवाजे से निकलकर एक गाड़ी में बैठ जाता है। वो सोचता है कि आज तो बाल बाल जान बची, लेकिन यहाँ इसके सामने मिस्टर सियोक बैठा होता है। वो इसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और इसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। दरअसल ये आदमी डोंग के लिए काम करता था।
ड्रग सेलिंग और इलीगल कैसीनो से जितना ब्लैक मनी कमाते थे, इसे इस आदमी के क्लॉथ बिजनेस के जरिए से वाइट मनी में कन्वर्ट करते थे। लेकिन ये फिलहाल पुलिस को कुछ नहीं बताता और अपने लिए एक लॉयर की डिमांड करता है। यहाँ बेग भी सीधी सीधी बात करने के लिए डोंग के पास पहुंच चुका है। बेग अपना पूरा शेयर मांगता है। डोंग काफी चालाक बिजनेसमैन है। वो कहता है कि मैं क्रिप्टो के नए बिजनेस में इन हो रहा हूँ और मेरा काम होते ही कैसीनो का सारा बिजनेस खुद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्या तुम 10% के लिए मेरे साथ बिगड़ने आ गए हो? अब डोंग बेग को अपने मैनेजर के साथ एक जरूरी काम के लिए भेजता है। दरअसल इसे न्यू बिजनेस शुरू करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पर किसी बड़े ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए। मैनेजर इस ऑफिसर को गाड़ी में बंद कर देर तक उसकी मिन्नत समाजत करता है कि भाई इस पे सिग्नेचर कर दो। वो इसे ढेर सारी रिश्वत देता है, लेकिन वो ऑफिसर राजी नहीं हो रहा था। अब बेग जो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था, गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर झुकता है और इस ऑफिसर के सामने अपने ही साथी का गला काट देता है। अब ऑफिसर बेचारा घबरा जाता है और खौफ के मारे सिग्नेचर कर देता है। इसके बाद बेग डोंग को बताता है कि तुम्हारा काम हो गया, लेकिन इसके लिए तुम्हारे मैनेजर की कुर्बानी देनी पड़ी। डोंग कहता है कि यार वो मेरा अच्छा मैनेजर था, लेकिन कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी था। डोंग कहता है कि एक और काम निपटा दो। दरअसल वो अपना बॉय था ना, जिसके जरिए हम अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते थे, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और अगर उसने अपना मुंह खोल दिया ना तो हम दोनों मुश्किल में आ जाएंगे। बेग एक प्लान बनाता है। वो पुलिस स्टेशन के एड्रेस पर कई सारे होटल से खाना ऑर्डर कर देता है। अब पुलिस स्टेशन पर डिलीवरी बॉयज का रश लग जाता है। इसी दौरान बेग पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाता है और उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां वो कपड़ों का कारोबार करने वाला आदमी मौजूद था और वहीं उसका मर्डर कर फरार हो जाता है। डोंग अब बेग से अपना बहुत सारा काम ले चुका था। अब वो इससे जान छुड़ाने की सोचने लगता है। वो अपने एक और मैनेजर से बात करता है कि कैसा होगा अगर कैसीनो का सारा बिजनेस मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, और वो बेग को फंसाने की कोशिश करता है। रात को डिनर करते हुए बेग न्यूज सुनता है। डोंग के मैनेजर की लाश क्लॉथिंग स्टोर के ट्रक में मिली है। बेग डोंग को कॉल करके पूछता है कि हमने तो मैनेजर की लाश को ठिकाने लगाया था ना, फिर ये ट्रक में कहां से पहुंच गई? डोंग कहता है कि घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। अब बेग भी समझने लगता है कि डोंग खुद को और अपने बिजनेस को बचाने के लिए मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है ताकि सारे गुनाहों का इल्जाम मुझ पर लगाकर खुद बच सके। हॉस्पिटल में कत्ल होने वाले आदमी का पोस्टमार्टम होता है और पता चलता है कि इसको मारने वाला हथियार और आदमी वही है जिसने छोटे लड़के जॉय को कत्ल किया था। अब मरने वाला आदमी चूंकि डोंग की कंपनी का मैनेजर था, तो मिस्टर सियोग अपने साथी ऑफिसर के साथ डोंग के ऑफिस जाने लगता है। वो लिफ्ट पर 20th फ्लोर पर जा रहे होते हैं कि रास्ते में बेग और उसके साथी भी इसी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और उन्हें भी 20th फ्लोर पर ही जाना था। यहाँ बेग और मिस्टर सियोग एक दूसरे को घूरते हैं। मिस्टर सियोग की खोज लगाने वाली हिस्स काम करने लगती है। वो बेग की बॉडी पर टैटू देखता है और इसका गैंगस्टर जैसा बिहेवियर देखकर इसे थोड़ा अजीब लगता है। उसे इस पर शक होने लगता है। बेग 20th फ्लोर से एक फ्लोर पहले ही अपने साथियों के साथ उतर जाता है। अब मिस्टर सियोग का शक और बढ़ जाता है और वो अपने साथी ऑफिसर के साथ इनका पीछा करने लगता है। इनको ढूंढते हुए सियोग बेग के साथियों तक पहुंचता है और दूसरी तरफ जूनियर पुलिस ऑफिसर का सामना बेग से हो जाता है। यहाँ दोनों जगह लड़ाई शुरू हो जाती है। सियोग अपने पावरफुल मुक्कों से इन दोनों आदमियों को ढेर कर देता है। दूसरी तरफ बेग तो इस ऑफिसर पर भारी पड़ने लगता है, तो ये ऑफिसर मिस्टर सियोग को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन तभी बेग एक पावरफुल किक से इस ऑफिसर को बेहोश कर देता है। बेग यहाँ सफाई करने वाली एक लेडी को अपनी ढाल बना लेता है। वो इसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और सियोग को खुद से दूर रहने का कहता है। फिर वो अचानक से इस लेडी की गर्दन पर एक कट लगाकर वहां से भाग निकलता है। अब बेग और इसका राइट हैंड तो बच निकले थे, लेकिन इनका एक आदमी पुलिस ऑफिसर्स के हत्थे चढ़ गया था और वो इसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिफ्ट की फुटेज से इन दोनों लोगों के चेहरों का पता चल जाता है। दरअसल बेग और उसका राइट हैंड पहले स्पेशल फोर्स में थे और कुछ सोल्जर्स और आम लोगों को मारने की वजह से इन्हें फोर्स से निकाल दिया गया था और फिर ये दोनों कैसीनो बिजनेस में चले गए थे। अब यहाँ पुलिस को सारा सीन समझ आ गया है कि डोंग जो कि एक बिजनेसमैन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने के लिए हर बिजनेस को इलीगल वे में करता है और बेग इसके इलीगल कामों को मैनेज करता है और उसमें अपना शेयर लेता है। वो जानते हैं कि इन सारे मर्डर्स के पीछे इन्हीं का हाथ है, लेकिन फिलहाल इनके पास बेग और डोंग के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। यहाँ एक डिपार्टमेंट हेड मिस्टर सियोग और इसके साथी चीफ को बुला लेता है। वो ऑफिसर इनसे कहता है कि ये केस तुम लोगों से मैनेज नहीं हो रहा, आए दिन कोई नया आदमी कत्ल हो रहा है और तुम लोग किसी को भी पकड़ नहीं पा रहे। मैं तुम दोनों को इस केस से अलग करता हूँ और इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी दूसरे काबिल ऑफिसर को ढूंढता हूँ। मिस्टर सियोग यहाँ काफी मिन्नत समाजत करता है, लेकिन कुछ बात नहीं बनती। अब सियोग बहुत दुखी हो चुका था, उसका दिल टूट चुका था।
वो जोई की माँ से किया हुआ वादा पूरा करना चाहता था और अब तो जोई की माँ भी मर चुकी थी और मरने से पहले उसने सियोक के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। इसमें उस लेडी ने लिखा था कि मेरे बेटे के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, तुम मेरे बेटे के कातिलों को जरूर सजा दिलवाना। इधर डोंग भी बहुत परेशान था। वो सोच रहा था कि अगर बेक को पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं भी मारा जाऊंगा और अगर वो पुलिस से बच भी गया तो अब कैसीनो बिजनेस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। वो अपने एक मैनेजर के साथ एक गैंग को भेजता है ताकि वो लोग जाकर बेक का काम तमाम कर दें, लेकिन बेक को पहले से अंदाजा था। वो एक स्टाइलिश गैंगस्टर के अंदाज में इन्हें वेलकम करता है। बेक का राइट हैंड पीछे से दरवाजे को बंद कर देता है ताकि अब कोई भी भागने ना पाए। यहाँ खूब मार धाड़ होती है और आखिर में मैनेजर की सारी गैंग मारी जाती है। बेक मैनेजर के गले पर चाकू रखकर इसे बोलता है, अबे बेवकूफ, इस कमीने ने जैसे मुझे इस्तेमाल किया वो तेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। बेहतर है तुम मेरा साथ दो, इसी में हम दोनों का फायदा है। इधर मिस्टर सियोक जो कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन को जारी रखना चाहता था, वो दोबारा डिपार्टमेंट हेड से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही होती है। सियोक मीटिंग के दौरान ही अंदर चला जाता है। वो इन ऑफिसर्स के सामने घुटने टेक देता है। वो कहता है कि मैं एक माँ से किया वादा पूरा करना चाहता हूँ। आप मेरा पिछला रिकॉर्ड जानते तो हैं, मैंने बहुत से मुश्किल केसेस को सुलझाया है, मुझे बस कुछ और वक्त चाहिए। यहाँ पर मौजूद चीफ इसकी हमदर्दी और इंसाफ दिलवाने के जज्बे से बहुत मुतासिर होता है और वो इसे काम जारी रखने की इजाजत दे देता है। अब मिस्टर सियोक अपने साथी ऑफिसर के साथ फिलिपाइन में एक कैसीनो खोलने की प्लानिंग करता है। वो जानता है कि जब वहाँ कोई कैसीनो खोलेगा तो बेक की आईटी टीम उसकी लोकेशन का पता लगाकर बेक को बताएगी और बेक के आदमी इस कैसीनो को तबाह करने के लिए उस पर धावा बोलेंगे। लेकिन यहाँ इन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कैसीनो बिजनेस को जानता हो और यहाँ सियोक को दोबारा याद आती है अपने बेवकूफ दोस्त जैंग की। जैंग पहले तो उनकी मदद करने से इनकार करता है। वो कहता है कि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है भाई, मैं तुम्हारे झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मिस्टर सियोक जैंग को कहता है कि मुझे पता है कि तुम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे, ये बैच देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए है। अब अगर तुम चाहो तो अपना ऑफिसर बनने का हौफ पूरा कर लो या ये बैच मुझे वापस कर दो। जैंग यहाँ खुशी के मारे बौखला जाता है। वो कहता है कि मैं और एक पुलिस ऑफिसर, वो यहाँ एक ऑफिसर की तरह ही बिहेव करने लगता है और सियोक की हर बात पर यस सर करने लगता है। इधर डोंग का मैनेजर इसके पास आता है और इसे बताता है कि हमने बेक को पकड़ लिया है, लेकिन वो दरअसल इसे धोखे से बेक के पास ले जाता है क्योंकि अब वो बेक से हाथ मिला चुका था। बेक यहाँ डोंग को काबू कर लेता है। अब बेक को पैसे की सूरत में अपना शेयर नहीं चाहिए, बल्कि उसे कैसीनो के मेन सर्वर का लोकेशन और उसका पासवर्ड चाहिए। डोंग बेचारा चालाक तो था पर बहुत बुजदिल भी था, इसे बेक को सब कुछ बताना ही पड़ता है। बेक इसके बाद यहाँ से चला जाता है और डोंग के अपने ही साथी आकर इसको जान से मार देते हैं। बेक सीधा डोंग के ऑफिस जाता है, वो इसके सेफ्टी लॉकर को खोलता है और कैसीनो के सर्वर का पासवर्ड चेंज कर देता है। इसके बाद वो सर्वर बॉक्स को अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ बहुत सा पैसा पड़ा था। इतने सारे पैसे में से डोंग अगर बेक का थोड़ा सा शेयर उसे दे देता तो शायद आज वो जिंदा होता, लेकिन अब बेक जो कि सारे कैसीनो बिजनेस पर ही कब्जा कर चुका है, इसे पैसे की जरूरत नहीं, पैसा वो बना लेगा। वो सर्वर बॉक्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है और डोंग के आदमी यहाँ पड़ा सारा पैसा समेटने लगते हैं। यहाँ जैंग बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ फिलिपाइन में एक मस्त कैसीनो एस्टेब्लिश कर चुका है जिसे कोरिया से साइबर क्राइम टीम मॉनिटर कर रही है। यहाँ बेक के किडनैप किए हुए आईटी एक्सपर्ट्स उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं। खबर बेक तक पहुँचती है और बेक अपने बदमाशों को नए कैसीनो की लोकेशन पर कब्जा करने के लिए भेज देता है। यहाँ कोरियन अंडरकवर एजेंट्स और फिलिपाइन पुलिस मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं। वो इन बदमाशों को पकड़ लेते हैं और इनकी मदद से वो बेक के कैसीनो ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। अब बेक के कैसीनो में पहुंचकर साइबर क्राइम टीम इन बदमाशों की मदद से जब कैसीनो के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि कुछ ही देर पहले इस सिस्टम का पासवर्ड चेंज कर दिया गया है। साइबर क्राइम टीम का हेड मिस्टर सियोक को कॉल करता है और इसे सारी सिचुएशन बताता है और सियोक अपने टीम के साथ डोंग के ऑफिस की तरफ निकल जाता है जहाँ खूब लूट मार चल रही थी। पुलिस यहाँ पहुंचकर इन बदमाशों को पकड़ लेती है और मैनेजर सियोक को बताता है कि बेक बिजनेसमैन डोंग को मारकर यहाँ से जा चुका है और वो सर्वर का पासवर्ड चेंज करके सर्वर बॉक्स को अपने साथ ले गया है। मिस्टर सियोक समझ चुका है कि बेक कोरिया में अपना काम पूरा कर चुका है और अब वो फिलिपाइन वापस चला जाएगा। यहाँ साइबर क्राइम टीम भी सियोक को बताती है कि बेक कुछ ही देर में फिलिपाइन के लिए उड़ान भरने वाला है, इसलिए वो तेजी से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। इधर गैंगस्टर बेक प्लेन में बैठकर बिजनेस क्लास उड़ान के मजे लेने को
तैयार था, लेकिन मिस्टर सियोक जो कि बेग के अरेस्ट वारंट इशू करवा चुका था, वो एयरपोर्ट पहुंचकर फ्लाइट को रुकवा देता है और प्लेन के अंदर चला जाता है। सियोक इन बदमाशों के अलावा बाकी सारे मुसाफिरों को प्लेन से उतर जाने का कहता है। यहाँ बेग और इसका राइट हैंड सियोक पर अटैक कर देते हैं। यहाँ खूब मारा मारी होती है। सियोक अपने जोरदार मुक्कों के वार से राइट हैंड को तो बेहोश कर देता है, लेकिन लड़ते हुए बेग अपना चाकू निकालकर सियोक के सीने में घूम देता है। सियोक यहाँ पूरी ताकत से चाकू को बाहर निकालता है और एक जोरदार मुक्के से बेग की शक्ल बिगाड़ देता है। यहाँ ये गैंगस्टर सियोक की तरफ देखकर मुस्कुराता है। सियोक इसे हैरत से कहता है, अबे गधे, तुझे क्या मेरे से मार खाने का मजा आ रहा है? फिर वो गुस्से में एक जोरदार घुटने के वार से बेग को मार गिराता है। बेग भी यहाँ बेहोश हो जाता है और अब मिस्टर सियोक प्लेन से बाहर आने लगता है। सियोक के सभी साथियों को मिशन कंप्लीट होने की खबर मिल जाती है और वो सारे खुशी मनाने लगते हैं और सियोक को दाद देने लगते हैं। साइबर क्राइम टीम का चीफ अपने साथियों के साथ भागता हुआ सियोक के पास आता है। सियोक इशारे से सिपाहियों को प्लेन के अंदर भेजता है ताकि वो उन बदमाशों की बॉडीज को उठा सकें। चीफ सियोक से पूछता है कि तुम ठीक हो ना? वो कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। ये कहकर सियोक जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है। चीफ अभी बात का मतलब समझ ही रहा होता है कि तभी एक लेडी चीफ के पास आती है और चीफ से कहती है कि आपके ऑफिसर ने मुजरिम को पकड़ते हुए प्लेन में बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ की है और इसकी भरपाई आपको करना होगी। चीफ यहाँ सियोक को आवाजें लगाने लगता है, लेकिन सियोक तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। यहाँ से बाहर निकलते ही एक मीडिया टीम सियोक को घेर लेती है। वो सियोक से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन सियोक कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। फिर सियोक अपने साथियों के साथ जोए और उसकी माँ की कब्र पर जाता है। वो कब्र के सामने हाथ बांध कर खड़ा होता है और उसकी माँ से कहता है कि आज मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैंग अपनी दोस्त के साथ एक स्टाइलिश कार में सफर कर रहा होता है। तभी से रास्ते में पुलिस रोक लेती है। जैंग बड़े अंदाज से अपना पुलिस बैज निकाल कर इसे दिखाता है। पुलिस वाला इसका बैज लेकर इसको बोलता है, ये तो नकली बैज है, पुलिस वालों को धोखा देते हो। जैंग सियोक को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे नकली बैज दिया था, धोखेबाज। मेरी दोस्त के सामने तुमने मेरी नाक कटवा दी, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है। यहाँ सियोक जोर जोर से हंसने लगता है और इसी मुस्कुराहट के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।